सो कल हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी। बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और मैंने वहाँ पर आप लोगों से जिक्र किया था कि बोहर के मॉडल के अंदर कुछ मसाइल मौजूद हैं। हम दो तरह की करेक्शंस करेंगे आज और देखेंगे कि उनसे बोहर के मॉडल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जिस तरह कल हम लोगों ने बात की थी कि एक तो हम हमारी अजम्पशन थी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम इनफाइनाइट ले रहे थे, जिसकी सॉरी न्यूक्लियस का मास हम लोगों ने इनफाइनाइट कंसीडर किया था। यानी कि हमें न्यूक्लियस के मास को कंसीडर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, वो आपको एज इट इज़ रेस्ट पे ले रहे थे या स्टेशनरी ले रहे थे। सो ये एक बड़ी एक सीरियस किस्म की assumption है। हालांकि हमें पता है कि हाइड्रोजन के केस में तो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस का मास होता है वो मास सिंपल मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है और हम उसको एज सच इनफाइनाइट नहीं ले सकते, वो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। सो हम देखते हैं कि अगर हम उसको एज्यूम करें कि आपके पास मैथ इनफाइनाइट नहीं है तो हमें अपनी इक्वेशंस के अंदर क्या क्या तब्दीलियां करनी पड़ेगी। सो बेसिकली ये करेक्शंस हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल में, करेक्शंस टू बोहर मॉडल। जिनमें से पहली करेक्शन है रिड्यूस्ड मैस करेक्शन। आप लोगों ने रिड्यूस्ड मैथ्स के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स की किसी कोर्स में पहले पढ़ा हुआ है? मैकेनिक्स के कोर्स में मैकेनिक्स 1 और 2 आप लोगों ने स्टडी की हैं? अगर कोई मुझे बता दे तो मुझे ज़रा सहूलत होगी कि मैंने कितना डिस्क्राइब करना है इस बात को और कितना नहीं। क्या कोई मुझे बता सकता है? गाइस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। नो सर, हमने नहीं पढ़ा इतना। इतनी सी बात का जवाब देने में आपको इतना टाइम क्यों लगता है? सर वो देख रहे थे कोई और बोलेगा, नहीं तो आप बोल रहे थे। दूसरों का इंतजार नहीं करती। बहरहाल वैसे हैरानी की बात है आप लोगों ने अभी तक रिड्यूस मैथ्स या टू बॉडी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पढ़ा मैकेनिक्स में। सो बहरहाल मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एलेबोरेट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा कि मैकेनिक्स का टॉपिक है। ये इसका नहीं है, लेकिन मैं आपको आज कोई सोर्स फॉरवर्ड करूँगा रिड्यूस्ड मैथ्स के ऊपर, किसी टॉपिक का लिंक होगा या कोई वीडियो लेक्चर होगा किसी का मैकेनिक्स के कोर्स में से, वो आप लोग देख लीजिएगा। सो आमतौर पर रिड्यूस्ड मैथ्स की टर्म्स हमें उस वक्त इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है जब हमारे पास किसी सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट नहीं होता, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। इस बात को मैं किस तरीके से आपके सामने इसकी वजाहत कर सकता हूँ, वो ये कि ये हम लेते हैं न्यूक्लियस और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उसका कोई ऑर्बिट। सॉरी मेरी ड्राइंग काफ़ी ख़राब है लेकिन इसे गुजारा हमारा हो जाएगा। असल में हम ये कहें कि हमें ये पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद है, वो तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है। तो न्यूक्लियस किसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं? सो असल में ये न्यूक्लियस अपने सेंटर के गिर्द रिवॉल्व करता है, जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट कहलाता है इसको हम लोग नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। और यहाँ पर कोई न्यूक्लियस मौजूद है आपके पास। असल में ये जो पूरा हाइड्रोजन का एटम है ये किसी सेंटर ऑफ मास के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इस सेंटर ऑफ मास, इसको इसको मैं कोई नाम देना चाहूँ, अगर मैं इसको कह दूँ कि सो ये आपके पास न्यूक्लियस को मैं एन कह देता हूँ, इलेक्ट्रॉन को मैं ई कह देता हूँ और सेंटर ऑफ मास को मैं सी कह देता हूँ। न्यूक्लियस का वो यहाँ पर वो डिस्टेंस जो, मैं इधर लाइन लगाने से अच्छा है कि मैं साइड पे लिख लूँ। न्यूक्लियस और सेंटर ऑफ मास के दरमियान जो फासला है उसको हम न्यूक्लियस का रेडियस कहते हैं। ये बेसिकली न्यूक्लियर रेडियस होता है आपके पास।
इसी तरीके से वो फासला जो सेंटर ऑफ मास और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है वो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है, जिसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट, इसको हम सर मुझे ये कहना चाहिए कि इस फासले को हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कहते हैं। वो फासला जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होता है इसको हम सिंपल आर कहते हैं, ये उनका मेन डिस्टेंस है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, एक आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये टू बॉडी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें हम एक बॉडी को ट्रीट नहीं कर रहे होते। ये बिल्कुल ऐसे ही है, अम, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक बेस मौजूद है, इस बेस के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट M1 है, ये ऑब्जेक्ट M2 है। सो ये बेसिकली एक टू बॉडी प्रॉब्लम है जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। बल्कि ये ज़्यादा अच्छी टू बॉडी प्रॉब्लम है, मैं इसको एक और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। आई थिंक कि वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगी। सो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक म्यूचुअल स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो ये एक टू बॉडी प्रॉब्लम है, यानी कि M1 की मोशन रिस्पॉन्सिबल है M2 के ऊपर और M2 की मोशन रिलाई कर रही है M1 पे। इस तरह की चीज़ों को टू बॉडी प्रॉब्लम्स कहा जाता है। फिजिक्स में टू बॉडी प्रॉब्लम्स हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रही हैं। जिस तरह ज़मीन और सूरज का की जो मोशन है वो एक टू बॉडी प्रॉब्लम है, इसी तरह ज़मीन और चाँद का सिस्टम एक टू बॉडी सिस्टम है। अगर हम इसमें ज़मीन, चाँद और सूरज तीनों को कंसीडर कर लें तो ये एक थ्री बॉडी सिस्टम होगा। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इस तरह के सिस्टम्स को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल होता है, हमें अपने क्लासिकल लॉज का ध्यान रखना पड़ता है। सो यहाँ पर फिर हम, इसका मतलब है कि हम सिर्फ मैथ्स की टर्म यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर फार्मूला लिखूँ बोहर के एटॉमिक रेडियस का, जो हमने डिराइव किया था, सो हमने कल फार्मूला ये ड्राइव किया था कि आर एन बराबर है एन स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार स्क्वेयर ओवर एम ई स्क्वेयर। इसी तरीके से हमने एनर्जी के लिए रिलेशन, एनर्जी के रिलेशन में तो खैर मैथ्स आ ही नहीं रहा था। और हमने क्या रिलेशन निकाला था, दोबारा यहाँ पर आपके पास मैथ्स की टर्म आ रही है। अब ये जो मैथ्स है ये हमने कल जैसे बात की थी कि ये जो मैथ्स है ये तो असल में मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जहाँ पर हम ये ले रहे हैं कि कैपिटल एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, न्यूक्लियस का मैथ्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम कहलाती है सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। इसमें हमने न्यूक्लियस को एज एट रेस्ट एज्यूम किया है। सो हमने ये कहा था कि न्यू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर हम देखते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन इस सेंटर ऑफ मास के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और आपका न्यूक्लियस भी सेंटर ऑफ मास के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। तो असल में दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेंटर ऑफ मास के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो जिसकी वजह से एक टू बॉडी प्रॉब्लम है। अब ज़रूरत इस बात की कि हम इस टू बॉडी प्रॉब्लम को किसी तरीके से कन्वर्ट करें वन बॉडी प्रॉब्लम में। सो हम टू बॉडी प्रॉब्लम से जाना चाह रहे हैं वन बॉडी प्रॉब्लम में। उसके लिए हमें करना ये होगा कि किसी कोई ऐसी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवानी होगी जो इलेक्ट्रॉन के मास को और न्यूक्लियर के मास को आपस में मिलाए। सो हम करते हैं यहाँ पर ये कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं रिड्यूस्ड मास का। रिड्यूस्ड मास की डेफिनेशन मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये डिराइव कैसे होता है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, जो आप लोग देख ही लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर बता दूंगा आपकी बुक से कि कहाँ से मिलेगा। सो ये इसकी डेफिनेशन है, 1/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1/मास ऑफ न्यूक्लियस। सो जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम एम ओवर, सॉरी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है यहाँ पर, और मैंने अभी देखा, मैंने अपने नोट्स में भी यही गलती की हुई है, यहाँ पर 1/म्यू आता है। सो ये अब आपके पास क्वांटिटी बनेगी एम एम ओवर एम प्लस एम के बराबर। सो यहाँ पर एम से मराद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से हम कैपिटल एम को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्वांटिटी आपके पास आएगी
एम वन प्लस एम ई ओवर एम और एम ई एम, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल आंसर आया एम ई ओवर वन प्लस एम ई ओवर एम। सो आपके पास रिड्यूस मैथ्स असल में इस नंबर के बराबर है। आपने करना ये है कि जो आपके जितने भी फार्मूलाज हैं वहाँ पर आपने m को रिप्लेस कर देना है म्यू के साथ, और म्यू इस नंबर के बराबर है, ये बेसिकली म्यू है आपके पास इस केस में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर m को इनफाइनाइट कर दूँ तो म्यू बराबर आ जाते हैं एम ई के, क्योंकि ये नंबर जीरो हो जाता है और एम ई ओवर एम एम ई के बराबर है। सो ये हमारी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। सो आपने अपने फार्मूलाज में जितने भी फार्मूलाज आ रहे हैं वहाँ पर आपने एम को या एम ई को म्यू से रिप्लेस कर देना है। सो ये आपके पास रिड्यूस्ड मैथ्स की डेफिनेशन बन जाती है। सो ये इस चीज़ को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मैथ्स करेक्शन। क्या क्या आपने टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। सो जब हम ये करते हैं तो फिर आपके पास अच्छा, हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंगली जब आप ये सारा काम करें और आप इनकी वैल्यूज़ निकालें, सो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि म्यू ही असल में बराबर होता है 0.9999456 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि म्यू ई ओवर एम ई की जो रेशियो आती है वो इसके बराबर आती है। सो आपके रिजल्ट्स इतने पर 99.49456% एक्यूरेट हो जाते हैं म्यू को इंट्रोड्यूस करवाने से। तो ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। सो इसी तरीके से आपने आर इन्फिनिटी को भी उस वक्त डिफाइन किया हुआ था असल में जब आपका मैथ्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और अब हम इसको इन्फिनिटी पर अप्रोच नहीं करवा रहे, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि आपका न्यूक्लियस का मास काउंट होगा। तो जब न्यूक्लियस का मास काउंट होगा तो फिर आपको यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट भी नया चाहिए होगा। सो हम अब रिडबर्ग कांस्टेंट को डिफाइन इस तरीके से करते हैं जब हम न्यूक्लियर का मास कंसीडर कर लें। सो ये आपके पास जनरल एक डेफिनेशन है रिडबर्ग कांस्टेंट की। आप इनको चेक कर सकते हैं, ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है। सो यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज इंसर्ट करें, सो ये आपके पास नंबर आ जाएगा 1। लेट मी सी, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये गुलाम नबी आपकी क्लास में शामिल है? जी सर, हमारी क्लास। सो यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज इंसर्ट करें, सारी इसको सिंप्लीफाई करें। सो आपके पास आर के लिए फाइनल वैल्यू आती है म्यू ई 4 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी एच बार 3। और अब आपके पास इसको असल में हम ये इसको आर एच भी कह सकते हैं हम, कि ये हाइड्रोजन एटम के लिए आपने म्यू कंसिडर किया है, क्योंकि अब हम यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन भी इंक्लूड कर रहे हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस भी जो इस म्यू के अंदर डिकोडेड है। सो आपके पास ये वैल्यू बन जाती है आर 1.096776 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ पर मीटर। सो अगर हम ये देखें कि हमने इस करेक्शन के बगैर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकाली थी, तो वो वैल्यू हमारे पास है आर इन्फिनिटी 1.09 7373 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ पर मीटर। सो अगर आप इनकी रेशो लेना चाहें तो आप रेशो लेके चेक कर सकते हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है। 10⁻⁷ कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 1.096776 ओवर 1.097373, इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, जस्ट लेट मी चेक इन अ मोमेंट। सो इस नंबर का आपके पास इसे हम ये देख सकते हैं कि इस करेक्शन से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और हम क्यों इनको इंक्लूड नहीं करते अपनी ओरिजिनल कैलकुलेशन में। सो 1.096776 डिवाइडेड बाय 1.097373, सो ये जो आपके पास फ़र्क आता है ये असल में 0.09
9994559 के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो अगर हम ना भी आ, लेना चाहें क्वांटिटी, तो आपको कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। यानी कि जो करेक्शन है इसको अगर हम 1 में से माइनस कर ले, 1 माइनस 0.9994559, सो जो नंबर हमारे पास आता है 0.005441। सो आप देख सकते हैं कि ये करेक्शन बनती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻1 2 3 4 -7 के ऑर्डर की बनती है। सो ये इतनी स्मॉल करेक्शन है जिसकी वजह से हमें हमारे रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हाइड्रोजन के लिए। लेकिन डेफिनेटली जब हम ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं तो ये इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते रहते हैं और ये स्पेक्ट्रास के अंदर भी काउंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये करेक्शंस करनी पड़ती हैं। सो ये आपके पास है रिड्यूस्ड मास करेक्शन। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें मुझसे, वरना हम दूसरी करेक्शन करते हैं जिसको हम असल में नाम देना चाह रहे हैं कि कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए तो हम अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के साथ एक बड़ा मसला ये है बोहर के मॉडल के साथ कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए है। अगर आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या तब्दीलियाँ करनी होंगी अपने अपने बोहर मॉडल में, अपनी इक्वेशंस में। हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें पता है कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। सो हाइड्रोजन एटम के लिए जी की वैल्यू 1 होती है। सो यानी कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन मौजूद है। तो आप बड़ी आसानी से कूलम लॉ को लिख लेते हैं, प्लस ई और माइनस ई, और देन कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी आपके पास नंबर आते हैं के ओवर आर स्क्वायर वगैरह। सो लेकिन अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर आपके पास जो टोटल सी है, सो यहाँ पर ये क्यू के बराबर है। सो आपके पास क्यू ऑफ न्यूक्लियस, सो अगर आपके पास जी 2 के बराबर है तो इसका मतलब है कि क्यू एन बराबर आएगा 2 ई के। सो इसी तरह जनरली हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ चार्ज और न्यूक्लियस में बराबर होता है जी ई के। सो आपको इसका मतलब है कि जो आपके पास क्वांटिटी आती है ई स्क्वायर, आपको उस क्वांटिटी को रिप्लेस करना होगा। ई स्क्वायर वाली क्वांटिटी आपके पास आती है कैसे, ई मल्टीप्लाई बाई ई। सो असल में आपको इस क्वांटिटी को रिप्लेस करना होगा जी ई मल्टीप्लाई बाई ई, यानी जी ई स्क्वायर से। सो ये आपको अपनी कैलकुलेशन के अंदर ये वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना होगा। सो कॉरस्पॉन्डिंगली फिर आपके पास जो रेडबर्ग कॉन्स्ट इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, उसमें एक फैक्टर और आएगा जी स्क्वायर का। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वैल्यू इंसर्ट करें और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बननी चाहिए। कंडीशन क्या थी कि आपके पास एन के ग्रेटर देन एन होना चाहिए। सो ये आपके पास करेक्टेड रेडबर्ग इक्वेशन है। और इसी तरीके से आप वो जहाँ भी आपके पास ई स्क्वायर आ रहा है बाकी इक्वेशन में, रेडियस की इक्वेशन में और एनर्जी के इक्वेशन में, वहाँ पर भी ई स्क्वायर को जी ई स्क्वायर से रिप्लेस करें। सो या ई को आप रिप्लेस करें स्क्वायर रूट ऑफ जी ई के साथ। सो इस तरीके से आप बोर के एटम को सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल हालत में तो ये या तो एच के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है या सिंगली इलेक्ट्रॉन आइंस पे। सो हीलियम पॉजिटिव है, लिथियम पॉजिटिव है, वहाँ तो ये काम कर सकते हैं विदाउट करेक्शन। लेकिन जहाँ पर आपके पास अगर आपने हीलियम को डिस्कस करना है या आपने लिथियम पॉजिटिव को डिस्कस करना है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, या आपने किसी और हैवी मेटल को डिस्कस करना है, सो आपको ये तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स की तरफ जाते हैं तो फिर हमें इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये तब्दीलियाँ करके हम कम अज़ कम इनको डिस्कस कर सकते हैं, किसी हद तक हम इनको किसी हद तक डिस्कस कर सकते हैं। सो विद करेक्शन या सिर्फ आपके पास आप कह रहे हैं कि चार्ज करेक्शन होती है, इसको चार्ज करेक्शन कहते नहीं, लेकिन रफली हम कह सकते हैं कि ये आपके पास चार्ज करेक्शन है। अच्छा, एक करेक्शन इसके अंदर मैं ये जिसका जिक्र करना चाह रहा हूँ वो ये कि हमने बाल्मर सीरीज में, इसको मैं नाम दे देता हूँ फाइन स्ट्रक्चर का। सो अगर आपने किताबों में देखा हो बाल्मर सीरीज वगैरह या लाइमन सीरीज, वो आपको बड़ी ही
सीधी सीधी लाइनें नज़र आ रही होती हैं, इस तरीके से कुछ लाइन लगी होती हैं। ये उसका स्पेक्ट्रम होता है। तो बाद में जब लेट्स सपोज हम इनमें से किसी एक लाइन को ले लेते हैं, सो मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर ये कोई एक लाइन ये वाली पिक कर ली है लाइन। इस लाइन को जब हमने ज़्यादा जूम इन किया साइंसदानों ने नए टूल्स के ज़रिए, नई टेक्निक्स के ज़रिए, तो उन्होंने ये देखा कि ये लाइन असल में एक लाइन नहीं है, ये दो और लाइनों पर मुश्तमिल है जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं। दो या दो से ज़्यादा लाइनें हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। इसको मज़ीद ज़ूम इन करें तो ये और लाइन्स के अंदर, सब लाइन्स के अंदर डिवाइड है। इस तरह की जो लाइन्स कहलाती हैं, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है, इसको फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। हमने और मतलब ये कह दें कि हम इसको फाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को और ज़्यादा फाइनली रिजॉल्व किया, आपने उसको और ज़्यादा डिटेल के साथ देख लिया है। सो इसको हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वो हमने कल एक नंबर लिखा था 1/137। जब हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये नंबर है हमारे सामने आता है। तो बहरहाल बोहर का मॉडल फाइन स्ट्रक्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। इसमें फाइन स्ट्रक्चर से रिलेवेंट कोई एनिमेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, उसे आप लोग लाजमी देखिएगा, अब आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर देगी। सो ये इसके कुछ फ्लॉज थे और यहाँ पर हमारा बोहर मॉडल कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ चीज़ें और भी आपकी किताब में लिखी हुई हैं, लेक्स थॉर्नटन और लेक्स की किताब में भी, उसके अलावा सर्वे और मोसेस की किताब में भी। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जानबूझकर स्किप कर दी हैं कि कुछ तो वो चीज़ें एडवांस थी और फ़िलहाल हमें उनकी एक तरह से ज़रूरत नहीं के बगैर हमारा काम चल सकता है। हमने पहले ही काफ़ी तसल्ली से और तफसील से इसको स्टडी किया है। सो लेकिन अगर मैं देखूँगा कि अगर उनमें कोई ऐसी चीज़ हुई जो हम बाद में डिस्कस कर सकते हों या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो शायद हम किसी ट्यूटोरियल में उनके बारे में बात करें। आज हम लोगों ने इस वीक का हमारा जो फाइनल टॉपिक है और जिसके साथ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और हम प्रॉपर्ली क्वांटम फिजिक्स पे डाइवर्ट कर जाएंगे, वो हमारा टॉपिक है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने प्रॉब्ली इसको शायद कहीं पढ़ा हो, पहले नाम सुना हो इसका। ये असल में एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इस बात की कि एटॉमिक लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं और वो एटॉमिक लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से बोहर ने उनको एक्सप्लेन किया है। सो ये एक तरह से पहली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है बोहर की थेरी की, जो एटॉमिक ट्रांजिशन को डिस्क्राइब करती है। और वो क्या थी कि बोहर के मुताबिक जो डेल्टा ई होता है, E2 - E1, ये असल में एमिटेड इलेक्ट्रॉन, एमिटेड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ये ट्रांजिशंस हैं, ये ट्रांजिशन एनर्जीज हैं। सो इन इस चीज़ को पहली बार फ्रैंक और हर्ट्ज ने वेरीफाई किया था 1914 में आई थिंक, और इनको इस बात पर 1925 में नोबेल प्राइज मिला था। ये असल में डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन थी। सो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन। कि एटम के अंदर एटॉमिक एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। पहले हमें सिर्फ थ्योरी की हद तक ये बातें पता है, हमने बोर की थ्योरी में देखा चीज़ें होती हैं। अब हम इन लोगों ने साबित किया कि वाकई नेचर में चीज़ें मौजूद हैं। थ्योरी यानी कि ठीक है। सो डायरेक्ट एटॉमिक एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो एटॉमिक एनर्जी लेवल्स होते हैं ये डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते। डिस्क्रीट होने का मतलब है कि बोर का ये वाला पॉस्टुलेट ठीक है। सो एक तरह से इस पॉस्टुलेट की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। ये 1941 में जिन दो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था उनका नाम था जेम्स फ्रैंक, ये आई गेस के अमेरिकन साइंटिस्ट थे, एंड गुस्टाव हर्ट्ज। हर्ट्ज का नाम आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है, रेडिएशन के ऊपर बहुत मेजर वर्क है इसी के नाम पर, फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी है। तो ये वही हर्ट्ज मौजूद हैं हमारे सामने। 1914 में एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन एटम पर नहीं किया था, इन्होंने एटम मरकरी के एटम्स पर किया था। सो बेसिकली इन्होंने आयनाइजेशन के फिनोमेना को स्टडी किया था। आयना ये एक तरह से इसको इसलिए भी ज़्यादा याद रखा जाता है कि आयनाइजेशन के ऊपर पहली क्वांटम मैकेनिकल स्टडी थी कि आयनाइजेशन का फिनोमेना भी क्वांटम मैकेनिक्स को एडहियर करता है। सो मैं अब आप लोगों के सामने एक डायग्राम बना लूँगा। ये काफ़ी हद तक और वैसी ही डायग्राम होगी जैसी उस दौर में इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था। इसके अंदर कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट समझाना चाह रहा हूँ। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का?
सो यहाँ पर हम एक कैथोड रे ट्यूब बना लेते हैं, और यहाँ पर इसके साथ ही हम एक फिलामेंट डिज़ाइन करते हैं। इसमें एक हमने फिलामेंट लगा दिया है। इस फिलामेंट के साथ कोई हाई वोल्टेज बैटरी अटैच कर देते हैं, और ये जो बैटरी होगी ये वेरिएबल होगी। इसके अंदर जितनी भी बैटरीज हम लोग यूज़ करेंगे वो वेरिएबल होगी। यहाँ पर आपने एक नोड लगा दिया है जिसका काम जो आपकी जिसको हम प्लेट का नाम देंगे, और इस एनोड के ऊपर आपने इसको कोई पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ एक एमीटर अटैच है, और यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। अगेन ये एक वेरिएबल बैटरी होगी। जिसकी वजह से आप एनोड का पोटेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप इस कैथोड का पोटेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक ग्रिड लगा देनी है। ग्रिड का काम ये होगा कि ग्रिड को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने का काम करेगी। यहाँ पर हम इसके साथ एक और बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में बहुत अच्छी बनी हुई है, मैं तो काफ़ी ख़राब बनाई है, लेकिन इससे मतलब क्लियर हो जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इतना ज़्यादा मसला नहीं है इस डायग्राम से। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये आपके पास फिलामेंट है। इस फिलामेंट को मैं एफ से डेजिग्नेट करूँगा। ये मेरे पास ग्रिड है, इस ग्रिड को मैं जी कह रहा हूँगा, और ये मेरे पास ये मेरे पास प्लेट होगी। इसको आप ये कह लें कि इसको क्या कहना चाहिए मुझे इसके लिए। बार ये यहाँ ये कलेक्टिंग प्लेट है जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स आके जमा होंगे, जिस तरह हमने पहले किसी एक्सपेरिमेंट में देखा था। ये असल में कलेक्टिंग प्लेट कह देते हैं इसको, या खाली प्लेट कह दें। इसको मैं पी से डेजिग्नेट करूँगा, और ये एमीटर है, इसे हम ए का नाम दे रहे हैं। इस फिलामेंट और इसके दरमियान, ग्रिड के दरमियान जो पोटेंशियल होगा इसको हम वी कह लेते हैं, ये आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, और इसको हमने किसी कांस्टेंट पोटेंशियल के ऊपर सेट किया हुआ है। जिसको हम वी नॉट कह रहे हैं। अब हो ये रहा है कि हमने इस पूरे सिस्टम के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की, ये पूरा सिस्टम मरकरी के एटम से भरा हुआ है। इसके अंदर मरकरी की गैस मौजूद है, उस गैस के एटम्स मौजूद हैं। ये एक इनका ऑपरेटर्स था। ये कैथोड रे ट्यूब है, इसके अंदर डेफिनेटली वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, और ये जो ट्यूब है हमारे पास, ये कैथोड रे ट्यूब है, जिसको हमने इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। इसको आप वैक्यूम ट्यूब भी कह सकते हैं। इसमें हमने मरकरी गैस को लो प्रेशर के ऊपर रखा हुआ है। ये कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि ये अब एक्सपेरिमेंट है, तो आप इस एक्सपेरिमेंट में हम ये बातें नहीं कर सकते कि हमने ऐसे क्यों किया। एक एक्सपेरिमेंट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था। इसमें हमने 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं? एक आपके पास कैथोड है, जिसको मैंने फिलामेंट का नाम दिया है, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन एमिशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम थर्मियोनिक एमिशन से क्या मुराद ले रहे हैं। थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन एमिशन। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने ग्रिड लगाई हुई है, मैश ग्रिड, जिसको मैंने जी कहा है।
फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसको एक अलग बैटरी सप्लाई की है। सो ये वेरिएबल्स बैटरीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को वेरी करवा के ही बोर की थ्योरी को टेस्टिफाई करना है। फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तीसरी चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास है कलेक्टिंग प्लेट, जिसका काम के थोड़ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट पे पहुंचेंगे, साइकिल पूरा हो जाएगा और कोई करंट पैदा होगा जिसको ये एमीटर नोट कर लेगा। अब इसका मैं फिनोमेना एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ कि आप हम कर क्या रहे हैं, और इसको एक दफ़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा ताकि आपको आसानी होगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। आपने यहाँ पर फिलामेंट के साथ कोई बैटरी अटैच की हुई है। फिलामेंट आमतौर पर आप कह रहे हैं कि किसी टंगस्टन का बना होगा या लेड का बना होगा। आप उसको हीट अप करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्योंकि हम हीटिंग करने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, इसलिए इसको हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किसी किसी सिस्टम को हीट अप करने की वजह से निकल रहे हैं। हमने कुछ लेक्चर्स पहले डिस्कस किया था कि 4 तरह की एमिशंस पॉसिबल हैं, जिनमें से एक थर्मियोनिक एमिशन भी थी। सो यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं। सो लेट्स सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन्स निकल आए आपके पास, ये जो ब्लैक वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ भाग रहे हैं क्योंकि दरमियान में एक पोटेंशियल मौजूद है। अब ये जो ग्रिड है इसका ये ज़्यादा पॉजिटिव, ये ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पर मौजूद है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस फिलामेंट, ये भी पॉजिटिव के साथ अटैच है। सो मैं यहाँ पर ये कहूँ कि वी जी पॉजिटिव इज ग्रेटर देन वी एफ पॉजिटिव। सो ग्रिड का पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी इसका मतलब ये है कि ग्रिड ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और जो आपने प्लेट रखी हुई है, प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पर है एज कम्पेयर टू ग्रिड के पॉजिटिव पोटेंशियल, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल कम होगा। पर अगर हम थोड़ी देर के लिए ज्यूम करते हैं कि कोई रिपल्शन वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं हो रही और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड तक आते हैं, ग्रिड वो एक्सेलरेट हुए होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो क्या करते हैं यहाँ से होते होते यहाँ पर चले जाते हैं, प्लेट पर पहुँचेंगे, प्लेट के ऊपर वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और कोई करंट रजिस्टर हो जाएगा, उस करंट को एमीटर मेजर कर देगा। अच्छा, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी वो तो फिर ग्रिड को क्रॉस ही नहीं कर सकेंगे। आपने एक्सेलरेट करवाते जा रहे हैं ग्रिड। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है वो तो ग्रिड को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जिनके पास कम एनर्जी है, ग्रिड को किसी हमने एक पोटेंशियल पे रखा हुआ है, जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास वो एनर्जी नहीं है वो क्या करेंगे, या तो पहले कहीं पर ख़त्म हो जाएंगे इन मरकरी के एटम से टकरा टकरा के, या जब वो ग्रिड पर पहुंचेंगे तो ग्रिड उनको एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी और वो ग्रिड से बाहर नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर फ्रैंक और हर्ट्ज ने क्या चीज़ ऑब्जर्व की, हम एज्यूम करते हैं कि फ्रैंक और हर्ट्ज ने ये देखा कि जब तक आपका वोल्टेज एक्सेलरेटिंग, वी से मुराद है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज वो है जो आपने ग्रिड को दिया हुआ है, ग्रिड असल में एक्सेलरेट करवा रही है। फ्रैंक और हर्ट्ज ने ये देखा कि जब तक आपका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट से कम है, इलेक्ट्रॉन्स ने किसी किस्म की एनर्जी लूज ही नहीं की। यानी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी उस वक्त लूज करेंगे जब वो मरकरी के एटम्स के साथ टकराएंगे। इसका मतलब है कि उनका मरकरी के एटम्स के साथ कोई कोलिजन हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने किसी किस्म की एनर्जी को लूज नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सूरत में काइनेटिक जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इसका वो असल में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो वो डायरेक्टली बस सीधा ट्रैवल करते जा रहे हैं, उनको इस बात की परवाह ही नहीं है कि के दरमियान में कोई एटम्स हैं या नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी डेफिनेटली उस मेटल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। इस वजह से इनकी मैक्सिमम एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसकी वजह से ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से ग्रिड की तरफ एक्सेलरेट होते हैं, ग्रिड को क्रॉस करके कलेक्टर पे चले जाते हैं और करंट रजिस्टर हो जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे जैसे करंट को बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिंग प्लेट तक पहुंचेंगे और उतना ज़्यादा करंट रजिस्टर होगा। सो यहाँ तक हमें इस बात में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम एक चीज़, अभी हम बात करें कि आपने 0 से शुरू किया और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक बढ़ाते जा रहे हैं, 5 से आगे नहीं लेके गए आप,
5 वोल्ट तक आप बढ़ाते जा रहे हैं और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आगे पहुंचते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं हो रहा इसमें, और उनका कोई कोलिजन नहीं हो रहा इस वक्त मरकरी के एटम्स के साथ। लेकिन अब अगली कंडीशन ये है कि V इज इंक्रीज्ड above 5 electron volts. So basically V is greater than 5 volts है। अब दोबारा से करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी दी पहुंचते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन लेकिन जैसे आप 5 वोल्ट्स पर पहुंचते हैं, आपको ये नज़र आता है कि मैं अगर यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लूँ तो ज़्यादा आसानी से समझा सकूँगा। यहाँ पर आपके पास वोल्टेज है और यहाँ पर आपके पास करंट है। होता ये है कि आपने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहे हैं। अचानक जैसे ही आप 5 पर पहुंचे हैं, करंट फौरन से डिक्रीज होना शुरू होता है, ये करंट फौरन ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज बढ़ रहा है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है, वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे आप 10 पर गए, फिर फौरन से करंट डिक्रीज हो जाता है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। दोबारा से आप 15 पर पहुंचे, इसीलिए मैंने 5 का एक डिजिट लिया ताकि हमारे इंटरवल्स अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। 15 पे पहुंचे, दोबारा से वोल्टेज डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से ये साइकिल चलता जाता है, ये इस तरीके से। सो कुछ इस तरह का ग्राफ मिला था फ्रैंक और हर्ट्ज को। अब इसको हम किस तरीके से इस बात से मुराद क्या ले सकते हैं, या इस बात को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, इसको आयनाइजेशन या बोर की थ्योरी के साथ कैसे मिला सकते हैं। अब ये सिर्फ सुनने की बातें हैं, और इसको आपने इस जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हो ये रहा है कि आपके कलेक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, अब आपका वोल्टेज 5 के करीब है। सो यहाँ पर आप एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि मरकरी के एटम्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसको मैं E1 कहता हूँ, ये असल में बराबर है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर। इसको मैं रफली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कह रहा हूँ। आपके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जब तक 5 से कम है, सो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो मरकरी के एटम्स को आयनाइज करवा सकें। क्योंकि वो मरकरी के एटम्स को आयनाइज नहीं करवा रहे, और क्वांटम थ्योरी हमें ये बताती है इस सूरत में उनके साथ कोई कोलिजन नहीं होगा, या मरकरी के एटम्स उन एटम्स आप मरकरी के इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से निकले हुए इलेक्ट्रॉन से किसी किस्म की एनर्जी वसूल ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी है ही नहीं जितनी उनको ट्रांजिशन के लिए चाहिए। हमने जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि उस वक्त तक आप मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं करवा सकते जब तक एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ना दे रहे हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और आप उसको 9 दे रहे हैं, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपसे ले लेगा, वो आपको छेड़ेगा ही नहीं। इस सूरत में कोई कोलिजन ही नहीं हो रहा होगा। इसको आप एक तरह से इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं, कि जितनी एनर्जी थी कोलिजन से पहले भी उतनी थी आपके इलेक्ट्रॉन के पास, और कोलिजन के बाद भी उतनी ही है। तो जब तक आपकी एनर्जी 4.88 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका पोटेंशियल, आपका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 4.88 से कम है, जिस तरह मैंने इस पहली कंडीशन में लिखा हुआ है, सो किसी किस्म की एनर्जी लूज ही नहीं हो रही, आपको करंट मिलता जा रहा है। ये करंट इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पर, ये करंट इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर होता ये है कि आपकी एनर्जी 4.88 को के करीब पहुँच चुकी होती है। अब ये होगा कि अब मरकरी का एटम आपके इलेक्ट्रॉन से एनर्जी वसूल कर सकते हैं। अगर उसने आपके इलेक्ट्रॉन से एनर्जी वसूल कर ली, तो इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन प्लेट तक नहीं पहुंचेगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन प्लेट तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर किसी किस्म का करंट भी राइज नहीं होगा, तो फौरन से करंट के अंदर डिक्रीमेंट शुरू हो जाती है, करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन उधर से आप ग्रिड का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ग्रिड ज़्यादा तेज़ी से उनको अपनी तरफ रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। होता ये है कि आपका वोल्टेज लेट्स सपोज कि अब चला गया 10 वोल्ट पे, या आप ये समझें कि आपने वी को रीच करवा दिया है 9.8 वोल्ट्स पर। आपको कितनी एनर्जी चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए? 2 मल्टीप्लाई बाई 4.88, सो 9.76 इलेक्ट्रो वोल्ट्स। सब 9 पॉइंट्स। अब ये एनर्जी अब आपके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा है उस अमाउंट से जो मरकरी के दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए चाहिए। अब होता ये है कि वो यहाँ से एनर्जी गेन कर लेते हैं, सो 9.8 में से उन्होंने 9.76 ले ली।
बाकी बची 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की, उन आयनाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन प्लेट तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से करंट वापस ड्रॉप हो जाता है। सो ये साइकिल बार 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 चलता रहता है। सो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि एटम के अंदर ट्रांजिशन होती हैं, लेकिन वो ट्रांजिशन कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज पर ही होती हैं। इसको अगर आप इसको मैं एक और डायग्राम से ज़्यादा मैं समराइज कर देता हूँ, वो ये कि अपने मरकरी के, ये आपके मरकरी के एटम के एनर्जी लेवल्स हैं। सो ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, ये हम ग्राउंड स्टेट में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये उसकी हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देख रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। आपके पास जो अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं वो ये वाली हैं। एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है। इसको मैं पहली एक्साइटेड स्टेट कह देता हूँ, इसको मैं पहली दूसरी कह देता हूँ। सो ये अगेन आपके पास पहली एक्साइटेड स्टेट है, ये दूसरी एक्साइटेड स्टेट है। जब तक आपका वोल्टेज लेस देन रहता है 4.88 वोल्ट से, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता, यहीं पर ही पड़ा रहता है। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी आसानी से कैथोड से सफ़र करता हुआ एनोड तक चला जाता है और करंट राइज हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी इसके बराबर हो जाती है, अब ये वो एनर्जी है जो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक मरकरी को आयनाइज करने के लिए चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ़ौरन से वो एनर्जी गेन करता है और खुद यहाँ पर चला जाता है। नतीजतन आपके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, आपके इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है वो तो ज़ीरो पे चला गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता। सो करंट ड्रॉप हो गया। अगली बार ये होता है कि आप जब जैसे 9.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे पहुंचते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेते हैं, वो दो या यही वाला इलेक्ट्रॉन अगली स्टेट में चला जाता है। अगेन आपके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़ीरो, आपका करंट दोबारा से ड्रॉप कर गया है। सो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि एटम्स के अंदर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट ना करते हो, फिर हो ये कि जब आपकी एनर्जी 0 पॉइंट से 4 वोल्ट्स भी थी, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यहाँ जाके रुक जाए। जैसे लेट्स सपोज हम इसकी बात करें ना, कि ये वाला लेवल 4.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर है, इसका मतलब है कि ये वाली लाइन कहीं ना कहीं 4 ईवी पे आ रही होगी। फिर होना चाहिए, ये चाहिए कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके रुक जाए। अगर ऐसे हो सकता है तो इसका मतलब कि एटम के अंदर तो कंटिन्यूस ऑर्बिट्स मौजूद हैं। लेकिन बोहर की थ्योरी ये कहती है कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, और डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के लिए डिस्क्रीट एनर्जीज होती हैं। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होते हैं, क्वांटाइज्ड स्टेट यही होते हैं, सर्टन स्टेट्स होती हैं। तो ये सर्टन स्टेट नहीं है, ये दरमियान का कोई फासला है जिसको क्वांटम थ्योरी अलाउ नहीं कर रही। इस तरह के स्टेट्स को कहा जाता है, इस तरह की एनर्जीज को फॉरबिडन एनर्जीज भी कहा जाता है। ये पॉसिबल नहीं है, फॉरबिडन स्टेट्स हैं, इलेक्ट्रॉन स्टेट में नहीं हो सकता। सो ये असल में ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था फ्रैंक हर्ट्ज का। और फ्रैंक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट इंडिकेशन है इस बात की कि बोहर की थ्योरी ठीक है, कम से कम इससे हाइड्रोजन के लिए वो ठीक है। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि कम से कम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर सर्टन डिस्क्रीट स्टेट्स मौजूद होती हैं, उनकी सर्टन अलाउड एनर्जीज होती हैं, वो हर तरह की एनर्जीज अचीव नहीं कर सकते, अटेन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन किसी भी फासले पर न्यूक्लियस से मौजूद नहीं हो सकता, कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंसेस हैं जो क्वांटम थ्योरी परमिट करती है उसने वहीं पर मौजूद होना है। सो इस सेंस में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसने ये बताया कि असल में एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी ही ज़रूरी है। आपके एक्सपेरिमेंट्स भी क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक वर्क नहीं करते, वो भी क्लासिकल थ्योरी को अलाउ नहीं करते। सो ये हमारे पास था फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इसके साथ ही हमारा इस वीक का जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे आप पूछ सकते हैं।